नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एनआईएस क्लास 12 की हिंदी की मैराथन क्लास, जिसमें हम हिंदी का कंप्लीट सिलेबस कवर करेंगे। वीडियो पूरी एंड तक देखना ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके कैसे आपको एग्जाम क्लियर करना है, क्या क्या चीजें जो है आपके एग्जाम में आने वाली है। पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपको अभी दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है इस वीडियो में होने वाला है। वीडियो लेंथी रहेगी, नो डाउट इसमें, लेकिन सारी की सारी चीजें जो है ना मैं कवर कर लूंगा इस वीडियो में। तो वीडियो पूरी देखना ताकि आप अच्छे से एग्जाम कर पाओ और अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओ। ये वीडियो अगर आप पूरी देख लोगे तो आराम से 90+ स्कोर कर पाओगे। तो वीडियो पूरी देखना, कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है सारी चीजें मैं आपको दिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर, सारी चीजें जो है इसमें बता दूंगा। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट मैं बताऊंगा वो आपको पढ़ लेना है। वो पढ़ लिया ना आपने तो एग्जाम में आप आराम से चलिए सबसे पहले देखते हैं सिलेबस में क्या क्या चीजें। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा काव्यांश, सप्रसंग, व्याख्या। ठीक है, तो ये होता क्या है, तो ये भी मैं भी आपको बताऊंगा। व्याख्या में करना क्या, तो 4 मार्क्स का ये आता है। ठीक है, इसमें प्रसंग लिखने का 1 मार्क्स होता है और बाकी जो व्याख्या आप करते हो वो 3 मार्क्स के भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका काव्य सौंदर्य। ये काव्य सौंदर्य क्या होगा तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, उसके बाद एक छंद दे, एक 2 लाइन दे दी जाएंगी आपको, उसमें क्या क्या छंद है और कौन सा रस उसमें यूज हो रहा है वो आपको बताना होगा। फिर एक आएगा आपका केंद्रीय भाव, आपको बताना होगा। ठीक है, गद्यांश, सप्रसंग, व्याख्या, तो ये दोनों सेम सेम चीज है, बस फर्क क्या है, ये पोयम होगी और ये जो है आपको एक कहानी में से एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा। ठीक है, गद्यांश, कोई भी गद्यांश आ जाएगा उसमें 11 मार्क्स का क्वेश्चन, 10 से 11 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद काव्यांश आएगा, ये भी अपठित काव्यांश होगा, इसमें भी ऐसे दे रखा होगा आपको। ठीक है, फिर भाव, पल्लव, पलवन 3 मार्क्स का आएगा। फिर ग्रामर में से क्वेश्चन आते हैं आपके निर्देशानुसार प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये भी हम थोड़ा बहुत कवर करेंगे क्योंकि 5 मार्क्स का तो इतना हम ध्यान नहीं देंगे, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देख लेंगे होता क्या है। फिर आ जाता है आपका सार लेखन, एक तरीके से समरी बनाना होता है। फिर आ जाता है आपका प्रतिवेदन, टिप्पण, प्रारूपण। चॉइस आती है, कोई भी 2 टॉपिक दिया रहेगा इनमें से कोई एक करना होता है, 3 मार्क्स का ये आता है। क्वेश्चन पेपर में आपको अभी दिखा दूंगा। फिर ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आता है। ठीक है, 4 मार्क्स का आता है आपका। उसके बाद आपका निबंध आएगा ही आएगा और लेटर जो है आएगा ही आएगा। ठीक है, 4 मार्क्स का लेटर और 8 मार्क्स का निबंध, ये पक्का आता ही आता है। ठीक है, तो जरूर देखना है, ये तो बताऊंगा जैसे वैसे कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके प्रश्न उत्तर भी आएंगे और उसके बाद जो है आपको देखो टोटल 5 बुक है। 5 बुक में जो है उसका 5 में 2 पार्ट है, का और का, दोनों में चॉइस होती है, दोनों में से कोई एक करना है। तो का वाला करेंगे हम क्योंकि ये थोड़ा सा इजी पड़ता है और 15 मार्क्स का। ठीक है, अकेला ये 15 मार्क्स है, 4 चैप्टर से 15 मार्क्स। ठीक है, स्थिति आधारित प्रश्न, कोई भी स्थिति दे देगा, कुछ भी, अपने मॉर्निंग वॉक करी, पहली मॉर्निंग वॉक के ऊपर कुछ लिखें। ठीक है, कैसा रहा आपका, वो सारी की सारी चीजें इसमें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, ये तो हो गया आपका सिलेबस। तो अब जैसे हमारा टॉपिक था, पहला वाला टॉपिक सप्रसंग व्याख्या, तो ये करनी कैसे होती है वो बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले आपको अपने बुक खोल लेनी है, बुक का चैप्टर नंबर 2 उसको खोलेंगे आप। तो बृहदास है चैप्टर का नाम। जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे, पेज नंबर 14 पे आएंगे, तो वहां पे आपको एक दिख रहा होगा सप्रसंग, प्रसंग और व्याख्या। ठीक है, पद 1 दे रखा है, पद 1 में से लिखा गया है। तो पद 1 क्या कौन सा है देखो, तो यहाँ पे अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा पद 1। ठीक है, नरहरि चंचल है मति मेरी, तो ये वाला जो है ना इसी को एक्सप्लेन किया गया है। तो नीचे आते हैं हम, तो सबसे पहले क्या करना होता है, प्रसंग लिखेंगे आप। ठीक है, प्रसंग में क्या लिखोगे, प्रस्तुत पद में कवि रैदास ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया। मतलब एक तो पहले आप लिखोगे कि किस कवि ने लिखा। ठीक है, कवि का नाम लिख दोगे, कवि का नाम लिखने के बाद उसने क्या चीज, एक तरीके से ना हम शॉर्ट भाषा में उसको एक्सप्लेन करते हैं कि हाँ इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं। एक तरीके से सब्जेक्ट टाइप में बता दिया जाता है। इंट्रो टाइप में आप दोगे कि हाँ इस कविता में, हम इस काव्यांश में जो है ना ये चीज पढ़ने वाले, यहाँ से ये ली गई है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन कर दोगे। ठीक है, जैसे इसमें देख रहा होगा आपको, प्रस्तुत पद में कवि रैदास ने ईश्वर के निराकार रूप का वर्णन किया है, जिसका ना आदि है ना अंत। दूसरी ओर भक्त माया से बंधा रहने के कारण अत्यंत चंचल रहता है। भक्त की इसी विवशता का वर्णन किया गया। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका प्रसंग। ठीक है, प्रसंग ये लिख दिया आपने, इतना 3 लाइन में लिख दिया, बहुत है, आपको 1 मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद आ जाती है मेन चीज, यानी कि व्याख्या। उसमें आपने जो जो पढ़ा है, मतलब लाइन बाय लाइन, लाइन एक लाइन का जो है ना अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना होगा। उसके लिए क्या करना होगा, आपको ये सारा पढ़ना पड़ेगा।
ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, जो जो बताऊंगा ना, जिस जिस टॉपिक को बताऊंगा इसमें से सारे नहीं पढ़ने, इसमें से जो जो काव्यांश बताऊंगा वही वही काव्यांश आपको पढ़ना है। ठीक है, तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है तो काव्य के अंदर ये करना कैसे होता है ये देख लेते हैं आप। एक एग्जांपल दिख रहा होगा आपको क्योंकि स्क्रीन पर अब निम्नलिखित काव्यांश का काव्य सौंदर्य स्पष्ट। तो सबसे पहले एक पैराग्राफ दे रखा है आपको। श्याम तन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रत मन, गुरु हथौड़ा हाथ करते बार बार प्रहार, सामने तरुमालिका अट्टालिका प्रकार। ठीक है, तो अभी इसका वो देख लेते हैं कैसे इसको कहा गया। ठीक है, तो देखो सबसे पहले आपको क्या बताना होगा, सबसे पहले आपको बताना है ये कहाँ से लिया गया, मतलब किस पोयम का हिस्सा है ये, आपको वो बताना है। तो सबसे पहले क्या दे रखा आपको, ये पंक्ति कवि निराला द्वारा रचित कविता वह तोड़ती पत्थर का अंश। ठीक है, ये बता दिया। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि पत्थर तोड़ती नारी का श्याम वर्ण है, परंतु युवा होने के कारण उसका तन सुदृढ़ है, वह सुडौल है। मीन्स एक तरीके से इसमें भी ना आपको वही सारी चीजें करनी होती है कि कविता में बोलना क्या चाहता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कवि का नाम बताना पड़ेगा, कवि कौन सा कवि है, कवि ये कौन सा काव्यांश, कौन सी कविता से लिया गया ये काव्यांश, ये बताओगे। ठीक है, और क्या कहना चाह रहा है, क्या उसका मतलब पूरी तरीके से काव्य सौंदर्य का मीनिंग ये हो जाता है कि कविता में बोलना क्या चाह रहा है, कविता के माध्यम से कवि क्या समझाना चाह रहा है, वो सारी चीजें जो होती हैं वो आपको मेंशन करनी होती है इसके अंदर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा काव्य सौंदर्य कैसे करना है। इसका भी एक एग्जांपल भी मैंने अभी आपको स्क्रीन पे दिखा दिया। इसके साथ साथ आपको ना मैं पीडीएफ जो दूंगा वो पीडीएफ आपको अच्छे से कर लेना, वो तो याद करना ही करना है। ठीक है, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, पहला हो गया हमारा छंद और रस का नाम। ठीक, तो छंद और रस का नाम एक तरीके से क्या होता है ये देखते हैं। दोहा छंद, तो इससे क्या है ये, दोहा है क्या है, तो ये दोहा है, ये आपने बता दिया। अभी जैसे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा अभी एक एग्जांपल, कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियार, भरे यौन में करत है नैनन ही सौ बार। इसमें रस कौन सा है, छंद कौन सा, अलंकार में से के लिए दो की पहचान अपेक्षित। ठीक है, तो आपको बताने क्या चीज इसमें क्या क्या चीज है इसमें। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे सबसे लास्ट में जो है ता 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 की आवृत्ति हो रही है, मतलब बार बार जो है ना ता ता जो है रिपीट हो रही है। नटत रिझत इजत मिलत खिलत लजिया, सब में ताता लास्ट में, तो इसका मतलब क्या हो गया, अनुप्रास अलंकार। अभी अलंकार भी हम कवर करेंगे एकदम शॉर्ट में, अलंकार भी मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, दोहा क्या हो गया, छंद हो गया, और रस कौन सा, श्रृंगार रस यूज हो रखा है। तो ये सारी चीजें आप उसको बतानी आपको इसके अंदर। ठीक है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत इजी है। बस आप अगर कुछ भी समझ में नहीं आए कम से कम रस का नाम तो बताइए। ठीक है, अलंकार कौन सा यूज हो रहा है, ये सारी चीजें तो बताई दोगे। काव्य सौंदर्य में वैसे ही आ सकते हो आप। ठीक है, छंद बता दिया मैंने, दोहा लिखोगे आप क्या है, दोहा है या नॉर्मल पोएम का। फिर आ जाता है आपका रस का नाम, कौन सा रस है, जैसे इसमें बता दें श्रृंगार रस। जब रस का भी टॉपिक अभी हम कि रस कैसे, रस जो है बहुत। ठीक है, इसके बाद जो है हमारा आ जाता है नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है केंद्रीय भाव। ठीक है, हमारे कौन कौन से टॉपिक हो गए, काव्यांश हो गया, काव्य सौंदर्य हो गया, छंद और रस का नाम हो गया, केंद्रीय भाव। केंद्रीय भाव क्या होता है ये देखो। परशुराम के उपदेश अथवा मैं नीर भरी दुख की बदली कविता का केंद्रीय भाव 40 से 60 शब्दों में स्पष्ट। एक तरीके से आपको लिखना होता है केंद्रीय भाव में कि कविता में किस चीज की बात हो रही है। कविता में से ही देगा कि कविता का केंद्रीय भाव क्या है, क्या बोलना चाह रहा है उस कविता, मोस्टली जो है कविता में से ही आता है। ठीक है, तो क्या चीज उसमें बोलना चाहता है, पूरी कहानी जो है ना तरीके से समराइज करके आपको लिखनी होती है। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं परशुराम के उपदेश में से। यह कविता कवि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है। यह कविता दिनकर जी ने भारत चीन युद्ध के समय देशवासियों को संबोधित करते हुए लिखी। इस कविता को लिखने का मूल उद्देश्य भारत देशवासियों में देश की रक्षा के लिए उमंग व उत्साह भरना था।
कवि कहता है कि देश की रक्षा के लिए वैराग्य व अहिंसा का त्याग करके अपनी शक्ति को पहचान कर कठिन परिस्थिति से जूझना होगा। देश की रक्षा के लिए प्राणों का मोह भी छोड़ना होगा। कवि आह्वान करता है कि हमें अपनी मर्यादा व स्वतंत्रता बचाए रखने के लिए संकटों में धैर्य बनाए रखना है तथा शत्रु से वंदना करके नहीं, वीरता से मुकाबला करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा एक एग्जाम्पल है। उसके नीचे एक और एग्जाम्पल दिया गया, मैं नील भरी की बदलेगा, तो वो भी आपको देखते हैं। ठीक है, तो एक तरीके से समराइज करके आपको इसमें लिखनी होती है कि कविता में जो है क्या बोलना चाहता हूँ। तो ये भी हमारा टॉपिक पूरा कवर। अब आ जाती है बारी गद्यांश की। अब गद्यांश की बारी आई है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो ये भी देख लेते हैं होगा कैसे। ये भी परशुराम के उद्देश्य, ये वाला तो हो गया हमारा। देखो अब यहाँ पे आपको एक पैराग्राफ से दिख रहा होगा, होने खेलने दो लड़के को, हम तो ना चल सकते, ना खेल सकते, ना दौड़ सकते, ज्यादा खा लेंगे तो अजीर्ण हो जाएगा, ज्यादा बोलेंगे तो सांस फूल जाएगी, प्रेम करने की भी अवस्था नहीं रही, भोगने दो जवानों जवानों को जीवन, वे हमारी जय तो बोलते हैं, हमारे झंडे तो फहराते हैं, हमारी आरती भी तो करते हैं, और क्या चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें प्रसंग क्या है, तो देखो सबसे पहले जैसे प्रसंग मैंने बताया था, प्रस्तुत गद्यांश व्यंग्य रचनाकार हरिशंकर प्रसाद द्वारा रचित पीढ़ियां और गठिया नामक रचना से दिया गया। इस रचना में लेखक ने दो पीढ़ियों के कलागत मूल्यों का टकराव दिखाया है। पुरानी पीढ़ी अपने अधिकार छोड़ना नहीं चाहती और नई पीढ़ी आगे बढ़ना नहीं चाहती, परंतु पुरानी पीढ़ी के कुछ समझदार लोग इस टकराव को दूर करने के लिए तैयार रहते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रसंग हो गया। क्या चीज हम इसमें देखने वाले हैं, कहां से लिया गया, किस सदी का है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने इसमें डाल दी। इसके बाद आ जाता है व्याख्या की, इसमें क्या कहना क्या चाह रहा है। जब वृद्ध साहित्यकार युवा पीढ़ी के प्रस्ताव पर आपत्ति करते हैं, तब उन्हें उनके अधिकार छीनते देखते हैं तो वे विरोध करते हैं। उन्हें समझाते हुए एक अन्य वृद्ध कहता है कि अब हमारी उम्र हो गई है, ठीक है, कि हम जो है ज्यादा एज के हो चुके हैं, तो हम ना ज्यादा चल सकते हैं और ना ज्यादा खा सकते हैं, अन्यथा हमारा स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। प्रेम करने की अवस्था में निकल चुकी है, इसलिए अब युवा पीढ़ी को ये सब सुख भोगने देने में हमें बाधा नहीं बनना चाहिए। जब युवा पीढ़ी हमारा सम्मान करती है, हमारे आदर्शों पर चलने को तैयार है तथा हमसे तथा उसमें हमारे प्रति सेवा भाव है, तो इस आयु में हमें इससे ज्यादा क्या चाहिए। ठीक है, इन पंक्तियों में निहित भाव यह है कि पुरानी पीढ़ी जीवन के सुख भोग सक चुकी है तथा नाम व प्रतिष्ठा भी कायम है, इसलिए उसका कर्तव्य है कि वह अगली पीढ़ी को आगे आने का अवसर दे। उसके कर्तव्य पथ में ये यह सोचकर बाधा ना बने कि युवा पीढ़ी के आगे बढ़ने से उनके नाम प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचेगी। और जब युवा पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को उसके नाम सम्मान के साथ उसके आदर्शों पर चलकर आगे बढ़ने का प्रयास कर रही है, तो फिर मूल्यों को लेकर टकराव व्यर्थ है। प्रत्येक आने वाली युवा पीढ़ी को अधिकार है कि वह आगे बढ़े, परंतु उसका कर्तव्य है कि वह अपने से पहली पीढ़ियों के मूल्यों का पतन ना करके तथा उनका सम्मान व आवश्यकता को ध्यान रखते हुए आगे बढ़े। ठीक है, भाषा में व्यंग्यात्मकता है, सरल और तथा प्रभावहीन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि गद्यांश सप्रसंग व्याख्या कैसे करनी है। ठीक है, अब देखो ये जो सिंपल क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है, हद से ज्यादा आसान है, बिल्कुल आराम से कर लो। ये फ्री फंड के नंबर है, आप यूं समझ लो। ठीक है, 11 नंबर का आएगा। हिंदी में फेल होना तो बहुत, अगर आप फेल हो जाते हो ना तो बहुत मतलब बेकार तो नहीं होगा, लेकिन आपका नसीब बहुत बेकार होगा, मैं ये बोलूंगा। आपने पढ़ा नहीं इस वजह से भी हो सकता है, लेकिन हिंदी जो है ना, मैं कहूँगा आप पढ़ो जितना ज्यादा हो सके, क्योंकि ये जो है आपकी स्कोरिंग सब्जेक्ट होगी, तो ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज बच सकती है इसमें। तो हिंदी को हल्के में नहीं लेना चाहिए। कभी कभी कुछ वर्ड ऐसे आ जाते हैं जिनका मीनिंग हमें नहीं पता होता। ठीक है, अब देखो जैसे काव्यांश आ जाते हैं, हमें काव्यांश का मीनिंग समझ में नहीं आता, काव्यांश को बोलना क्या चाह रहा है, तो व्याख्या कहाँ से करेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो चीज मैं आपको बताऊंगा ना, उसको रट लेना है। आपने रट लोगे तो भी काम बन जाएगा, अगर याद कर लोगे तो और अच्छी बात है, समझ लोगे अच्छी बात है, लेकिन रट भी लेना जरूरी। ठीक है, काव्यांश हो गया, काव्य सौंदर्य हो गया, गद्यांश में भी जैसे ये वाला जो था भी हमने पढ़ा। ठीक है, एकदम सिंपल नहीं आ जाएगा। ठीक है, गद्यांश भी एकदम सिंपल दे देगा नहीं कि हाँ इसकी व्याख्या करो। ठीक है,
तो जो बताऊंगा वो कर लेना। तो गद्यांश, ये वाला गद्यांश बहुत आसान आएगा, ज्यादा कुछ नहीं होगा, एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा आपको और एक 11 क्वेश्चन उसमें से पूछ लिए जाएंगे। तो 11 के 11 क्वेश्चन किस टाइप के होंगे वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, सारी चीजें तैयार कर रखी है यार मैंने, टेंशन मत लेना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 13 दिख रहा होगा आपको। ठीक है, मैं थोड़ा और जूम कर देता हूँ। प्रश्न 13 निम्नलिखित गद्यांश को पढ़िए और अंत में दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब यहाँ पे क्या है, भारत जिसके विकास औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, ऐसे करके मतलब पैराग्राफ पूरा का पूरा दे रखा है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, उस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लोगे, उसके बाद क्वेश्चन आ जाता है, भारत की प्रगति को देखकर आज क्या कहा जाए। ऊपर आओगे तो आपको दिख जाएगा, यहाँ थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा आपको। देखकर सहज भी कहा जा सकता है कि 21वीं सदी भारत की होगी, आज संपूर्ण विश्व की निगाहें भारत पर टिकी है। तो क्या कह सकते हैं हम कि यहाँ पे स्थान करते भारत की प्रगति देखकर हम आज कह सकते हैं कि 21वीं सदी भारत की होगी। ये चीज हम आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। सेम टू सेम लैंग्वेज में नहीं देखना है, ये भी चीज ध्यान रखनी है, सेम टू सेम नहीं देखना, थोड़ा सा जो है खुद बना के आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। तो हम देखते हैं किसकी तरफ अग्रसर हो रहा है, औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति कर रहा है ना, तो औद्योगिक क्षेत्र में, इंडस्ट्रीज, यहाँ पे भी वही सेम चीज लिखी है, औद्योगिक तकनीकी क्षेत्र में प्रगति के पथ पर अग्रसर हो रहा है। इस तरीके से जो है आपको आंसर सारे दे देने हैं, 13 के 13 क्वेश्चन होंगे, सारी चीजें भी नहीं करवाऊंगा। देखो विलोम शब्द भी आ जाएंगे इसमें। उपसर्ग और प्रत्यय क्या होता है, उपसर्ग और प्रत्यय मैं अभी बता देता हूँ आपको। विलोम शब्द तो आप आराम से कर लोगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग जो होता है ना वो किसी वर्ड के आगे लग जाता है। दो चीज होते हैं, एक होता है मूल शब्द और एक होता है उपसर्ग। जैसे मान लो मैंने लिखा कोई अपमान, ठीक है, तो ये इससे दो अलग अलग चीज करके लिख सकता हूँ। अगर इसमें से अप अलग कर दूंगा, अप प्लस मान, ठीक है, यूं करके मैं लिख सकता हूँ ना। तो इसका मूल शब्द क्या हुआ हमारा, अप हुआ, और सॉरी उपसर्ग क्या हुआ हमारा, अप हुआ, और मूल शब्द क्या हुआ हमारा, मान हुआ। ठीक है, क्या हो गया, मूल शब्द आगे लगता है और मीनिंग बदल देता है। देखो मान का मतलब क्या होता है, मान का मतलब क्या नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। मान का मतलब एक तरीके से हम बोल सकते हैं प्रतिष्ठा, सम्मान, सम्मान का ही दूसरा मान होता है, मान सम्मान। अपमान क्या होता है, इज्जत का चला जाना। ठीक है, तो ये हो गया। अब बढ़ते हैं प्रत्यय की तरफ। प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय जो होता है पीछे लगता है। कैसे, अब देखो ये भी देख लेते हैं। मानव लिखा मैंने और इसमें ता लगा दिया, मानवता। इसमें मानव क्या है, मूल शब्द, और ता क्या है, प्रत्यय। ठीक है, ता लगा, मीनिंग बदल गया। ठीक है, मानव एक नॉर्मल इंसान की बात हुई थी, मानवता, मानवता की बात होती है, चीज अलग हो गया, इसका मीनिंग बदल गया। मीनिंग ये होता है कि अगर आप प्रत्यय और उपसर्ग का यूज करते हो तो वर्ड जो होता है, नया वर्ड जो आता है उसका मीनिंग ही बदल। ठीक है, तो ये चीज होती है आपकी प्रत्यय और उपसर्ग। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें कुछ दे रखे होंगे, संधि समास पर ऐसे करके मतलब कुछ क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको। 11 क्वेश्चन आपको देखो, इसमें भी देखना, सारी चीजें मैं अभी आपको हैंड में करवाऊंगा, पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा गद्यांश भी पूरा हो गया हमारा। ठीक है, गद्यांश पूरा हो गया। नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है हमारा काव्यांश। काव्यांश को भी अब हम कवर कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पे अभी आपको एक देखो, ये काव्यांश है, अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। मैं काम करता रहूंगा जब तक कुबड़ा ना हो जाऊं, स्व ना पड़ जाऊं। मैं काम करता रहूंगा जब तक गर्व रहे मुझे इस बात पर। कुछ भी नहीं है मेरे पास इस संसार में, नहीं है मेरे पास मक्कारी, झूठ का कोई धर्म सिखाऊं। ना ही कोई प्रलोभन नचाने के लिए तुम्हारे शरीर पर, ना ही कोई सदिच्छा इस शासन की प्रशंसा करने की। जहां सुखी है तो एकमात्र अत्याचारी। यही मतलब ऐसे करके लिखा हुआ है। तो अब नीचे के क्वेश्चन पूछे, कवि को किस बात पर गर्व है, तो किस बात पर गर्व है, तो उसको इस बात पे गर्व है कि वो सदा क्या करता रहेगा, काम करता रहेगा। ठीक है, इसके आंसर भी आपको
कवि को इस बात पे गर्व है कि इस संसार में उसके पास कुछ भी नहीं। ठीक है, इस संसार में क्या है, उसके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे लिखा भी होगा, गर्व है मुझे इस बात पर, कुछ भी नहीं है मेरे पास। साफ साफ लिखा हुआ है। कभी कभी होता है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है समझना। मित्रों की निंदा करने वाले व्यक्ति को कवि ने कौन सा संबोधन दिया, देखते हैं हम इसमें भी। ना ही कोई नीचता मित्रों की निंदा करने के लिए, तो नीचता शब्द का प्रयोग किया है यहाँ पे। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, मित्रों की निंदा करने वाले व्यक्ति को कवि ने कौन सा संबोधन दिया है, नीच का। ना ही भीरुता ऐसी कि मैं अकेला ही सिर्फ क्यों हो। ठीक, ये सारे आंसर जो आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। नीचता का संबोधन दिया क्योंकि उस मित्र भी सुख दुख के साथी है होता है और लोग मित्र की ही निंदा। ठीक है, तो ऐसे करके सारे आंसर आपके देखने को मिल जाएंगे। पीडीएफ जो है मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक हमारा हो गया भाव फलवन तक, सॉरी काव्यांश तक जो है हो चुका है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा भाव फलवन है। भाव फलवन के बाद जो है निर्देशानुसार प्रश्नों में के उत्तर दीजिए में हम ग्रामर का पोर्शन कवर करेंगे। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर रहना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी जब तक मैं हूँ आपके लिए। आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस वीडियो को लाइक कर देना क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और अपने दोस्तों के साथ। अब हमारा टॉपिक है भाव फलवन। तो भाव फलवन 3 मार्क्स का आएगा आपका। करना क्या होता है, एक तरीके से इसमें क्या रहेगी, आपको एक लोकोक्ति या मुहावरा दिया रहता है। लोकोक्ति क्या रहती है, एक तरीके से जो सच्ची घटनाओं पर आधारित रहती है ना, मुहावरे वगैरह उस टाइप की होती है लोकोक्ति। तो उसी को जो है एक लाइन में दे दिया जाएगा, आपको उसी को एक्सप्लेन करना होगा, उसके ऊपर एक पैराग्राफ टाइप का लिखना होगा। ठीक है, तो होता कैसा है वो भी मैं सभी आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूँ। तो देखो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, निम्नलिखित शीर्षकों में से किसी एक शीर्षक को चुनकर उसका भाव फलन कीजिए। तो सबसे ऊपर जो है ना आपको दिख रहा होगा, अधिकार नहीं कर्तव्य बढ़ाना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इसको एक्सप्लेन कर रखा है। अधिकार और कर्तव्य एक सिक्के के दो पहलू है। अधिकार के बिना कर्तव्य का अस्तित्व नहीं है, तो कर्तव्य के बिना अधिकार महत्वहीन हो जाता है, क्योंकि एक ही अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। यदि सभी अपने अधिकार चाहें और कर्तव्य ना निभाएं तो इस संसार का काम एक दिन भी नहीं चल सकता। जरा सोचिए कि यदि आप अपने माता पिता से केवल अपने अधिकारों की मांग करते रहें और उनके प्रति अपने कर्तव्य को ना समझें, तो क्या आपका जीवन कभी सुखमय बन पाएगा? नहीं, कदापि नहीं। सरकार हमें नागरिक अधिकार देती है ताकि स्वतंत्रता पूर्वक अपने जीवन जी सके तथा विकास कर सके। परंतु यदि हम राष्ट्र के प्रति सम्मान, देश की रक्षा, देश की संपत्ति की सुरक्षा तथा कानूनों को मानने के लिए अपने कर्तव्य का निर्वाह ना करें और शासक भी शासन की शक्ति के कारण केवल अपने अधिकार का प्रयोग करे और जनता के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वाह ना करे, तो चारों ओर अराजकता फैल जाएगी तथा देश खंडर में बदल जाएगा। यदि हम अधिकार और कर्तव्य की तुलना करें तो पाएंगे कि अधिकार में शक्ति का दंभ है, पाने के का गर्व है, जबकि कर्तव्य में दूसरों के देने की विनम्रता, संतोष तथा प्रसन्नता तो जो त्याग को दिखाता है। इसलिए अधिकार से कर्तव्य बड़ा है, इसमें कोई शक्ति नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपको भाव फलवन करना होता है। आपको दिया जाए एक लाइन से दे दी जाएगी मुहावरा टाइप का, उसको समझना है और उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सार लेखन। ठीक है, ये तो वैसे हमारे निर्देशों अनुसार प्रश्न उत्तर है, तो अभी ये सारा पहले हम कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि ये समझाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मेरे को पूरा वो जो है ये करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो चीज बची हुई है उनको देख लेते हैं, फिर सारे चीजें हम एक एक करके कवर कर देंगे। तो सबसे पहले ये तो हमारा भी हम करेंगे, तो सर्कल लगा देते हैं जो हमारा हो गया उसको ठीक है। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो है हमारे हो चुके हैं। सार लेखन अब हम करने वाले हैं प्रति ये सारे टॉपिक जो है ये और ये प्रश्न उत्तर वाला हो गया, हमारे एक पुस्तक का आखा हो गया। ये सारे जो है ना ये अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। और ये जो स्थिति आधारित प्रश्न है ये भी मैं आपको दिखा दूंगा कि किस टाइप की स्थिति आपको दे दी जाती है और आपको लिखना कैसे होता है। ठीक है, तो ये वाला अभी हम कौन कौन से टॉपिक अभी कवर करने वाले हैं ये करेंगे। एक तो हमारा सार लेखन हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम सार लेखन करेंगे। सार लेखन के बाद डायरेक्ट हम आ जाएंगे स्थिति आधारित प्रश्न पर।
और उसके बाद जो है हम क्या उठाएंगे, निबंध उठाएंगे, पत्र उठाएंगे, और उसके बाद पूरा ग्रामर पोर्शन। ग्रामर पोर्शन करने के बाद सबसे लास्ट में जो है जो जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है ना हमारे, उनका एक्सप्लेनेशन करेंगे। ठीक है, तो पूरी वीडियो देखना, बिना स्किप करें, बिना टाइम वेस्ट करें, आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हमारा सार लिखा है, एक पैराग्राफ दे देगा हमें, बहुत लंबा सा पैराग्राफ होगा, कहानी जैसे देगा, कहानी टाइप का दिया रहेगा, उसको छोटा करके लिखना होता है, ज्यादातर 7-8 लाइन में। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन किस टाइप से आता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। निम्नलिखित लेख का सार अपने शब्दों में लिखिए तथा उपयुक्त शीर्षक भी दीजिए। तो आपको शीर्षक भी देना है, टाइटल भी देना है। ठीक है, सार मूल सामग्री के 1/3 से अधिक ना हो, मतलब 1/3 होना चाहिए। अगर 3 पैराग्राफ करना तो आपको उसको 1 पैराग्राफ में करना है। मेन मेन की पॉइंट्स जो होते हैं ना वो लिखने होते हैं आपको उसके अंदर। ठीक है, तो अब देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, हम पहनने ओढ़ने और सुख सुविधाओं में कितने भी आधुनिक, मतलब जो भी पैराग्राफ है इसको रीड नहीं करूंगा, बहुत लंबा पैराग्राफ आपको कि कितना लंबा लेंथी जो है ये पैराग्राफ है, यहाँ पे भी खत्म नहीं है, ये आगे चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये देखो ये रहा, यहाँ पे भी पैराग्राफ तीन, लगभग 3 पैराग्राफ का था ये। अब इसका देखो सार लेखन कितना सा, यहाँ से स्टार्ट हुआ, छोटे छोटे 3 पैराग्राफ बना दिए उसने भी, जैसे उसमें दे रखे थे 4 पैराग्राफ बना दिए जैसे उसमें दे रखे थे। उसके बाद सार का शीर्षक दे दिए, उसमें 3 शीर्षक दे दिए, तीनों में से कोई सा भी आप लिख सकते हो वैसे, लेकिन आपको एक ही। ठीक है, तब हमारा ये वाला टॉपिक भी कवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, यानी कि हमारा क्या सार लेखन भी पूरा हो गया। अब जो बचता हमारा टॉपिक आता है स्थिति आधारित प्रश्न। स्थिति आधारित प्रश्न कैसा आएगा आपको वो बताता हूँ मैं आपको, कि कोई भी सिचुएशन दे दी जाएगी, जैसे कि अभी एग्जांपल में देने वाला हूँ आपको, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, पहली बार जब आप प्रातःकालीन सभा में भाषण दिया, आपको कैसा लगा, आपने अपने अनुभव संक्षेप में लिखिए। ठीक है, आपने कैसे फील करा, ज्यादा नहीं लिखना है, 4 से 5 जब मैं प्रातःकाल भाषण दिया तो पहले मेरे को बहुत ज्यादा हेजिटेशन थी, लेकिन मैं एक्साइटेड भी बहुत ज्यादा था, बहुत सारे लोग वहां पे बैठे हुए थे, लेकिन एक बार मैं जब शुरू हुआ तो बिना रुके मैंने अपना भाषण दिया। भाषण के अंत में लोग बहुत ज्यादा खुश हुए, उन लोगों ने मेरा तालियों से स्वागत किया, और इस तरीके से मेरा प्रातःकालीन भाषण खत्म होता है। इसी के साथ अब ये इतना हमारा पूरा हो जाता है। अब जो है हमारा मेन जो टॉपिक है पत्र और निबंध लेखन, प्रतिवेदन, ग्राफ, ये जो टॉपिक है ये हम अभी जब मैं समरी बताऊंगा तो उसमें कवर करेंगे, बाकी ये दोनों टॉपिक समरी हम करेंगे, और ये वाला भी टॉपिक हमारा और ये वाला टॉपिक भी हमारा इसी में आ जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो देखो अब यहाँ पे हमारा निबंध लेखन की हेडिंग है, इसे 3 भाग होते हैं, अब 3 पार्ट्स में बटे हुए रहते हैं। 3 पार्ट्स कौन कौन से, 3 पार्ट्स में आपको लिखना है। पहला क्या रहता है, भूमिका या आरंभ। तो इसमें क्या लिखोगे आप, एक तरीके से इंट्रोडक्शन लिखोगे। ठीक है, जो भी इंट्रोडक्शन होगा वो लिखोगे आप जिस भी टॉपिक पे आपको दे। 4 टॉपिक्स आएंगे आपके, 4 में से किसी एक पे लिखना, 8 मार्क्स का होगा। उसके बाद आ जाता है विषय विवेचन। विषय विवेचन मींस एक तरीके से ये तो आपने थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप का लिखो, ठीक है, लेकिन विषय विवेचन में क्या होगा, जो भी आप टॉपिक पे आप लिख रहे हो उसको 2 से 3 पैराग्राफ में पॉइंट्स टाइप में आपको विषय विवेचन में लिखना है। 2 के पैराग्राफ मिनिमम आप लिखना ही लिखना। 8 मार्क्स का तो 2 पेज आपको कम से कम, तो 2 पेज आपको भरना है इसमें, और लास्ट में रहेगा इसको 8 मार्क्स। ठीक है, बहुत ज्यादा लिखना पड़ता है इसको। उसके बाद आ जाता है उपसंहार यानी समापन या फिर निष्कर्ष, यानी कि इसका एंडिंग जो होगा, या तो आपको निष्कर्ष, एक तरीके से हम निष्कर्ष बोल सकते हैं कि इसमें हम क्या रिजल्ट निकाल के लाते हैं, वो हमारा निष्कर्ष को है। इसको एंड कैसे करना है वो चीज देख सकते हैं। ठीक है, इसी में हम देखते हैं पत्र। पत्र जो होते हैं 2 टाइप के होते हैं, एक होता है औपचारिक, एक होता है अनौपचारिक। औपचारिक कौन सा होता है, जो हम किसी ऑफिसर्स लेवल पे अधिकारी वगैरह को लिखते हैं, जैसे कि हमारे स्कूल के प्रिंसिपल हो गए, या फिर हमें कुछ ऑर्डर करना है तो उसके लिए हम लिखते हैं, तो उसमें हमारा औपचारिक पत्र आता है। लेकिन अनौपचारिक किसके लिए आता है, हमारा संबंधी के लिए। ठीक है, यानी रिलेटिव, संबंधी के लिए या मित्र के लिए। ठीक है, दोनों में से किसी के लिए हम ये लिखते हैं। ये किसके लिए लिखते हैं, अधिकारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, अधिकारियों ठीक है, ये अधिकारियों के लिए लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले हम देखते हैं निबंध लेखन का एक एग्जाम्पल।
ठीक है, तो अभी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर लगभग 300 से 300 शब्दों में निबंध लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है भारत में बढ़ती जनसंख्या, सिकुड़न साधन सिकुड़ते साधन सॉरी। उसके बाद है सर्व शिक्षा अभियान और बालिका शिक्षा। थर्ड टॉपिक है पर्यावरण और स्वास्थ्य। फोर्थ टॉपिक है मेरी प्रिय कहानी। तो चारों में से किसी एक टॉपिक पे आपको लिखना है। तो पहला टॉपिक जो है मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इस तरीके से आप स्टार्ट करें। तो सबसे पहले से लिख दिया भारत में बढ़ती जनसंख्या, सिकुड़ते साधन। तो इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन टाइप में देखिए। उसमें भारत एक विशाल देश है, प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी समस्याओं की भांति भारत की भी अनेक समस्याएं हैं जो उसकी उन्नति में अवरोधक है यानी बाधा है। इन समस्याओं में से भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, आतंकवाद, महंगाई, अशिक्षा, निर्धनता आदि मुख्य है। परंतु इन समस्याओं से भी अत्यंत विकराल समस्या जनसंख्या की समस्या है। आज ये समस्या सुरक्षा के मुंह की भांति बढ़ते जा रही है। सुरसा कौन है? राक्षसी का नाम है, रामायण में शायद आपने नाम भी सुना। इसी समस्या के अनेक भयावह परिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद क्या करा, इसने थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स करके इसने लिखना स्टार्ट कर दिया। ये तो इसका इंट्रोडक्शन हो गया, भूमिका उसने लिख दी। भूमिका के बाद जो है अब इसने यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दिया। ये पूरा का पूरा 3-4 पैराग्राफ। और मैं ये नहीं बोल रहा आप 3-4 पैराग्राफ लिखो, मैं ये बोल रहा हूँ सिंपल आपको इतना इतना लिखना है कि आपको समझ आए। ठीक है, तीन तीन पॉइंट पैराग्राफ आपको भरनी है। ठीक है, 3 पैराग्राफ में भरो या 4 पैराग्राफ में भरो, भरने आपको पूरे 2 पेज है। ठीक है, कम से कम 2 पेज आपको भरने, अगर आप नंबर चाहिए तो। अब निष्कर्ष दिखा दो। निष्कर्ष देखो, यहाँ पे आपको निष्कर्ष दिख रहा होगा। निष्कर्ष तौर पर यही कहना है कि राष्ट्र हित पर सर्वोपरि है। देश है तो हम हैं, देश से हमारी पहचान है। अतः जनसंख्या वृद्धि पर रोक मात्र कानून बनाने से नहीं होगी। उसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को इस समस्या पर गंभीरता से विचार करना होगा। जन जागरण द्वारा इस समस्याओं पर काफी हद तक काबू पाया जा सकता है। ठीक है, तो ये निष्कर्ष हो गया और इसी के साथ हमारा ये वाला टॉपिक भी खत्म होता है। पत्र कैसे लिखना होता है, पत्र में आपको समझ लिए। मान लीजिए एक एग्जांपल ले लेते हैं पत्र का। आपको किसी अध्यक्ष महिला एक इसमें टॉपिक दे रखा है, तो आपको पत्र लिखना अपने नॉर्मल स्कूल लेवल पे सबने लिखा होगा, सेवा में प्रधानाचार्य वाला पत्र। तो कैसे लिखना होगा वो मैं बताऊं। सबसे पहले जो है आपको लिखना होगा सेवा में। ठीक है, यहाँ पे लिखा आपने सेवा में, इतना हो गया। अब इसके बाद यहाँ पे आप किसको पत्र लिख रहे हो उसका नाम आएगा। मान लीजिए बैंक के मैनेजर को लिख रहे हो तो मैनेजर साहब। ठीक है, अब किस बैंक का नाम लिख दिया मैंने, यानी कौन से संस्थान में लिख रहे हो आप। पहले तो आपने लिख दिया किसको लिख रहे हो, कौन से संस्थान में है, यानी कौन से बैंक वगैरह में है। तो मैंने लिख दिया बैंक ऑफ इंडिया। नहीं मेरी हिंदी खराब हो तो मैं बड़ौदा लिख देता, बैंक ऑफ बड़ौदा। और हिंदी में मात्रा मिस्टेक बहुत होती है। बैंक ऑफ बड़ौदा। अभी बैंक ऑफ बड़ौदा तो बहुत सारे हैं। कौन से बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच यानी कि एड्रेस मैंने डाल दिया, जैसे उत्तम नगर नई दिल्ली। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आपको एक लाइन जो है इसमें छोड़नी है। फिर यहाँ पे आप डेट डालोगे, जैसे आज कितनी तारीख है, आज 19 तारीख है, तो आप यहाँ पे डालोगे 19 अप्रैल, यानी आपका 20 तारीख को पेपर है तो आप 20 अप्रैल डाल देना 2023। फिर एक लाइन छोड़ोगे, किस विषय से पत्र लिख रहे हो वो बताओगे आप, वो लिख दिया आपने। ठीक है, विषय आपको क्वेश्चन में दिख जाएगा। उसके बाद आपको एक लाइन और छोड़नी है। ठीक है, एक लाइन छोड़ने के बाद आप यहाँ पे लिखोगे महोदय। अब जो है मेन आपका लेटर हो जाता है। ठीक है, यहाँ से लिखोगे आप महोदय डाला, कॉमा डाला, यहाँ से आपको अपना लेटर जो है नेक्स्ट ऐसे इतनी जगह स्पेस छोड़ देनी है आपने। ठीक है, आगे से यहाँ से आपको लिखना स्टार्ट करना है। 3 पैराग्राफ में आपको लेटर लिखना। ठीक है, तो पहले सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन टाइप में दोगे, जैसे ऊपर दे रहे थे हम, यहाँ पे पत्र में सॉरी निबंध में दिया था हमने, वैसे ही छोटा सा इंट्रोडक्शन 4-5 लाइन का वो हम इसमें देंगे।
उसके बाद मेन अपनी प्रॉब्लम को समझाएंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो पैराग्राफ होगा, 3 पैराग्राफ में लिखना है, 3 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ लिखना है। पहले में आपका इंट्रोडक्शन, सेकंड में आपका एक्सप्लेनेशन, थर्ड में आपका वही सेम चीज जैसे यहाँ पे निष्कर्ष होता है वही सेम निष्कर्ष लिखेंगे। उसके बाद मान लीजिए ये आपका फर्स्ट पैराग्राफ हो गया, सेकंड हो गया और ये थर्ड खत्म हो गया, ठीक है। तब एंड कैसे करना है, एंड बता देता हूँ आपको। एक लाइन छोड़ देनी है जैसे खत्म होगा, धन्यवाद, नाम, या फिर आप जो भी लिखना चाहते हैं जिसको भी लिख रहे हो उसके अकॉर्डिंग, जैसे भवदीय लिख दिया आपने, भवदीय, लड़कियां भवदिया लिखेंगे, ठीक है। मात्रा में देख लो, छोटी की बड़ी की मात्रा आएगी यहाँ पे, भवदिया, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में यहाँ नाम। इस तरीके से जो है आपको पत्र लिखना है, ठीक है। आई होप आपको पत्र भी समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा टॉपिक बचा है वो है ग्रामर का पोर्शन पूरा का पूरा। तो ग्रामर क्या क्या चीज थी वो सारी चीजें हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो मैं फटाफट से बुक खोल लेता हूँ और स्टार्ट कर देता हूँ बिना टाइम वेस्ट करे। वैसे मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई थी और वो वीडियो डिलीट हो गई है। तो अलंकार से स्टार्ट करते हैं। अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बोलूंगा मैं अलंकार को, ठीक है। अलंकार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अलंकार, ठीक है। तो अलंकार में होता क्या क्या है, आप पहले अलंकार का मतलब समझो। अलंकार का मतलब होता है आभूषण, ठीक है। इससे यूज कहाँ होता है, जैसे कि हम लोग नॉर्मल लड़कियों को देखते हैं, लड़कियों को मेकअप करके खुद को सजाने के लिए मेकअप कर दिया, लिपस्टिक लगा ली, काजल लगा लिया, लाइनर लगा लिया, फाउंडेशन, मेकअप की बहुत सारी चीजें जो होती है वो सारे सारे मुंह पर पोत देते हैं। लिपापोती करने के बाद जो है आपके सामने आती है, फिर लिखती है एक नंबर। तो वैसे ही कविता को खूबसूरत बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, अलंकार का प्रयोग किया जाता है। ठीक वैसे ही जैसे लड़कियां खुद को खूबसूरत बनाने के लिए मेकअप का प्रयोग करती हैं, गहनों का प्रयोग करती हैं, सेम वैसे ही अलंकार का यूज होता है कविता को सुंदर बनाने के लिए। तो अब इसके भी कुछ टाइप्स है, उन टाइप्स को हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे मैं नाम लिखते जाता हूँ। 8 टाइप के हमारे मेन अलंकार है, आठों का नाम यहाँ पे मैं लिखूंगा और शॉर्ट शॉर्ट में एक एग्जांपल से जो है एक्सप्लेन कर दूंगा क्योंकि टाइम बहुत कम है हमारे पास। सबसे पहले हमारे पास अनुप्रास अलंकार, अनुप्रास। दूसरा आ जाता है हमारा यमक। तीसरा आ जाता है हमारा श्लेष। चौथा आ जाता है हमारा उपमा। पांचवा आ जाता है रूपक। छठा आ जाता है उत्प्रेक्षा। सातवां आ जाता है मानवीकरण। और आठवां आ जाता है आपका अतिशयोक्ति। ठीक है। तो ये 8 टाइप के हमारे अलंकार होते हैं। तब एक एक टाइप करते जाते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा अनुप्रास अलंकार है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है, एक वर्ण की आवृत्ति होती है। वर्ण क्या होता है, जैसे ये है हमारा, मैंने सा लिखा, ये क्या है, एक वर्ण है। क्या है ये, वर्ण है, ठीक है। तो इसी वर्ण की आवृत्ति होती रहती बार बार। जैसे मैंने बोल दिया रघुपति, राघव, राजा, राम, पतित, पावन, सीता, राम। देखो अब क्या, रघुपति, राघव, राजा, राम, रा 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 राम, ठीक है। पतित, पावन, प प, क्या हुआ यहाँ पे, वर्ण की आवृत्ति बार बार क्या होगा, रा जो है बार बार आ रहा है, रा फिर से रा।
और फिर से यहाँ पे पा, फिर यहाँ पे पा, तो ये क्या हो रहा है, आवृत्ति हो रही है, बार बार आवृत्ति हो रही है, तो क्या आंसर लगा देगा हमारा, अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा यमक अलंकार आ जाता है। यमक अलंकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। एक एग्जांपल लेता हूँ पहले मैं, उसके बाद समझूंगा। तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है। अब देखो यहाँ पे तीन बार, दो बार जो है सेम शब्द आ रहा है, क्या, बेर, बेर, है ना। तो एक बेर जो है यहाँ पे तीन बेर खाती थी, ये फल वाला बेर, कौन सा बेर है, ये फल वाला बेर है। और ये बेर किस बार वाला है, बार बार। ठीक है, तीन बेर खाती थी वे, तीन फल वाले बेर खाती थी वे, तीन बार खाती। ठीक है, मतलब वर्ड जो होंगे दो बार आएंगे और दोनों बार क्या होगा, उसका मीनिंग अलग अलग होगा। ठीक है, तो आपको कौन सा हो जाएगा, ये यमक अलंकार। ध्यान देना है यहाँ पे, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे श्लेष और यमक में तीन बेर खाती थी वे, तीन बेर खाती है फल, और एक बार वाला। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा यमक अलंकार। इसके बाद आगे बढ़ते हमारा आ जाता है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार में क्या होता है हमारा, इरेज करता हूं पहले, उसके बाद समझाता हूं श्लेष अलंकार में क्या होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, मंगन को देख पट देख बार बार। एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे, मंगन को देख पट देख बार बार है। मीन्स क्या हुआ इसका, मंगन का मतलब क्या होता है, मांगने वाली। ठीक है, पट का मतलब यहाँ पे दो चीज, पट का मीनिंग होता है दरवाजा यानी गेट, और पट जो है कपड़े के लिए भी यूज करते हैं, कपड़ा यानी कि वस्त्र। ठीक है, दोनों में से किसी भी चीज के लिए हम यूज कर सकते हैं पट शब्द का प्रयोग। तो यहाँ पे क्या बोल रही है, क्या बोलना चाह रहा है राइटर, कवि, मंगन को देख पट देख बार बार, यानी कि मांगने वाली को देख के या तो वो दरवाजा बार बार बंद कर देती है, या फिर क्या हो जा रहा है, वो बार बार उसको कपड़े दे देती है। जब भी मांगने वाला आ जाता है उसको क्या दे देती है, वो कपड़े दे देती है। ठीक है, तो ये हो गया श्लेष। इन दोनों में क्या अंतर है, इसमें दो बार वर्ड आएंगे, दोनों बार अलग अलग मीनिंग होगा, इसमें एक ही वर्ड होगा, उसके मीनिंग दो। ठीक है, तो ये अंतर होता है आपका श्लेष में और यमक में। इसके बाद आ जाता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार और रूपक अलंकार में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चों को, तो ये आप भी थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। होता क्या है दोनों चीज में, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था, एक एग्जांपल भी दिया था, और अब जो है इसका थोड़ा सा डिटेल में चलिए। और देखो, उपमा में क्या होता है, कंपैरिजन चलता है, दो चीज के बीच में कंपैरिजन में चलता है। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, हरिपद कोमल कमल से, हरिपद, हरिपद कोमल कमल से। अब देखो एक चीज और, इसमें पहचान क्या होती है, इसमें की पहचान क्या है, सा, से, सी, ऐसे शब्द इसमें आ जाते हैं। ठीक है, सा से सी, सरिस। ठीक है, ये शब्द अगर आपको देखने को मिल रहे हैं ना इसमें, तो ये कौन सा होगा, उपमा अलंकार होगा। दो चीजों के बीच में कंपैरिजन चल रहा है। जैसे हरिपद, हरि किसको बोला जाता है, श्री हरि, यानी कि हमारे विष्णु भगवान, विष्णु भगवान, उनको क्या बोला जाता है, हरि बोला जाता है। तो हरिपद यानी हरि जी के पैर, यानी विष्णु जी के पैर, कोमल, कोमल मतलब सॉफ्ट, कमल से, कमल के जैसे क्या है, सॉफ्ट है उनके पैर। तो यहाँ पे क्या कह रहा है, कंपैरिजन चल रहा है ना।
किसका कंपैरिजन चल रहा है? विष्णु जी के पैर का कमल के फूल के साथ। ठीक है, इतना क्लियर है? उपमा क्लियर हो गया? आई होप आपको डाउट नहीं है। रूपक पे आते हैं। रूपक में क्या होता है? रूपक में भी हमारा कंपैरिजन चल रहा, दोनों में कंपैरिजन होता है, लेकिन इसमें क्या होता है ना, कंपैरिजन पता। ठीक है, कैसे पता नहीं लगता? इसमें कंपैरिजन कैसे पता चलता है, ये भी देख लेते हैं। ये जो शब्द है ना, सा से सी सरिस, ये शब्द अगर आपको देखने को मिल जाए, सिंपल लैंग्वेज में बताओ, सा से सी सरिस, अगर ये देखने को मिल जाए, मां, अगर नहीं देखने को मिल रहा तो रूपक। ठीक है, सिंपल कंपैरिजन बताओ आपको, दोनों में अंतर क्या है वो बता दे रहा हूं मैं आपको, वरना काफी बार बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाते हैं। भैया मैं तो, अब देखो इसे एग्जांपल ले लेता हूँ रूपक का। मैया मैं तो चंद्र खिलौना, चंद्र खिलौना लैब। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कभी, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लैब। यहाँ पे कंपैरिजन आपको पता चल रहा है? ठीक है, यहाँ पे ध्यान से देखो तो कंपैरिजन किसका हो रहा है? खिलौने का चांदी के साथ कंपैरिजन हो रहा है, लेकिन पता नहीं लग रहा, ऐसा लग रहा है क्या चांद को एक खिलौना बता रहा है ना? तो इसमें थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कंपैरिजन पता करना, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको सा से सी सरिस ये देखने को मिल जाएगा, तो आपका उपमा हो जाएगा। ऊपर के लिए कंपैरिजन पता, कंपैरिजन होगा लेकिन उतने अच्छे से पता नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में बताया। उसके बाद हो जाता है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार भी हुआ देता सिंपल है, इसकी भी पहचान बताऊंगा, सिंपल पहचान बताऊंगा तो आपको अंदर करने में कोई ज्यादा मुश्किल भी नहीं होगा। देखो इसमें क्या होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार में आपको मानो, मनहू, मानो जानू, मनहू, जनहू, ऐसे शब्दों का यूज देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अगर ऐसे शब्दों का यूज दिख रहा है तो समझ जाओ कि क्या है वो उत्प्रेक्षा अलंकार है। एक चीज मैं बता देता हूँ आपको, जैसे हरिमुख मानो मधुरमयम। ठीक है, क्या आ रहा है, मानो। ठीक है, मानो मनो ये सारे शब्द दिख जाए तो उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद जो आता है आपका ये सबसे डिफिकल्ट बोलूंगा, मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण सबसे डिफिकल्ट होता है। यहाँ क्या होता है, जहां जड़ वस्तुओं या पदार्थ पर चेतन का आरोप, और अर्थात प्रकृति के पदार्थों या तत्वों पर मानवीय भावनाओं या क्रियाओं का आरोप हो, वहां मानवीकरण होगा। इसको भी ना मैं एग्जांपल, क्योंकि डेफिनेशन मेरे को पता है आपको समझ में नहीं आई। मेन जो चीज होती है इसमें प्राकृतिक की चीजें पे काम चल रहा होता है। ठीक है, मेघ आए बन ठन के सवर। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेघ यानी कि बादल जो है बन ठन के सवर के। अब बन ठन के क्या बादल बन ठन के आते हैं? नहीं आते ना। मेघ क्या हुआ, प्राकृतिक चीज है ना, मेघ प्राकृतिक चीज है। और कभी वो बन ठन के आते नहीं आते, बन ठन के कौन आती है, लड़की आती है, ताकि लड़कों को माइंड डाइवर्ट कर सके। ठीक है, तो सेम यहाँ पे क्या बोल रहा है, मेघ की बात कर रहा है, मेघ आए बन ठन के सवर के। मेघ जो है कभी बन ठन के नहीं आता, तो यहाँ पे कौन सा अलंकार यूज हो रहा है, मानवीकरण अलंकार यूज हो रहा है। प्रकृति की बात हो रही हो और कंपैरिजन जो है हम नॉर्मल लोगों से चल रहा हो, तो वहां पे क्या आ जाता है, हमारा मानवीकरण आ जाता है। कंपैरिजन नहीं बोलूंगा मैं इसको, क्रिया का आरोप लगा दिया जाता है, एक तरीके से आरोप लगाया जाता है इससे कि मेघ जो है क्या हो रहा है, बंधन के आते हैं। ठीक है, प्राकृतिक चीजों पे आरोप लगाया जाता है। इसके बाद जो है सबसे आसान अतिशयोक्ति अलंकार। इसमें क्या है, चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है, जो चीज अभी हुई भी नहीं होती उसको डबल करके बना दिया जाता है, जैसे हमारी मोहल्लों की हंडिया। ठीक है, होती इतनी सी चीज है, उसको बढ़ा चढ़ा के बोल दिया जाता है। अगर आप किसी लड़की को घर पे लेकर आओगे, है ना, तो क्या बोला जाएगा, एक लड़की को घर पे अकेले लेकर आया, बेशक आपके घर पे आपके फैमिली मेंबर हो, लेकिन क्या बोला जाएगा, लड़की को अकेले लेकर आया था वो घर पे। ठीक है, आगे वो दूसरे को कुछ और बोलेगी, है ना, ऐसे करके क्या करते जाते हैं, वो बातों को बढ़ाते जाते हैं, बढ़ा चढ़ा के बोलना, यही काम होता है मान लो कि देव का सेम अतिशोक्ति, मतलब बढ़ा चढ़ाकर बातों को बोला जाता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका तिगरी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसका अर्थ क्या हुआ, अर्थ समझ लेते हैं।
हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, मीन्स हनुमान जी की पूंछ में भी आग लगी भी नहीं थी। लंका तिगरी जल गई, मतलब पूरी लंका जो है, सारी की सारी लंका जो है जल गई, गए निशाचर भाग। ये यहाँ पे क्या बोल रहा है, हनुमान जी की पूंछ में भी आग भी नहीं लगी थी, उससे पहले लंका जल गई। अब बताओ, हनुमान जी की पूंछ में आग लगने से पहले लंका जल सकती है? हनुमान जी की पूंछ में आग लगी थी तभी तो लंका जलेगी। तो सेम वही चीज बोला जा रहा है, कुछ चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोला जाता है। हनुमान की पूंछ में लगन ना पाई आग, लंका से जल गई, गए निशाचर भाग। तो बढ़ा चढ़ा के इसमें बोला जाता है। तो ये भी क्या हो गया, हमारा अतिशयोक्ति अलंकार हो गया। इसके बाद हम, तो हमारा टॉपिक है रस। तो रस करते हैं। श्रृंगार रस, सबसे पहले श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में क्या होता है, मिलना, एक तरीके से ना रति, इसका स्थायी भाव क्या है, रति। रति मीन्स प्रेम में हो जाता है, प्रेम आ जाता है, एक तरीके से बोल सकते हैं हम। वैराग्य, सॉरी वियोग, दो चीज होती है इसमें, एक होता है वियोग और दूसरा होता है संयोग। ठीक है, या तो मिलना होगा नायक नायिका का। नायक नायिका मीन्स अगर हम मॉडर्न लैंग्वेज में बोले तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बोल सकते हैं। तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का मिलना या फिर बिछड़ना, ठीक है, दोनों चीज आ जाती है। तो संयोग में क्या होता है, उन दोनों का मिलना दिखाया जाएगा। जब पोयम को या पंक्तियों को पढ़ के ऐसा लगे कि दो लोग मिल रहे हैं, तो किसमें आ जाएगा, श्रृंगार, संयोग श्रृंगार रस में। लेकिन अगर बिछड़ने का पता चले कि दो लोग बिछड़ रहे, तो किसमें आ जाएगा, वियोग श्रृंगार रस में। ठीक है, ज्यादा डीपली नहीं जाएंगे, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ेंगे, ज्यादा उसमें नहीं। वीर रस में आ जाएंगे तो वीर रस में क्या होता है, उन पंक्तियों को पढ़ के क्या होगा, अंदर उत्साह आएगा। ठीक है, अंदर से उत्साह जागृत होगा। ठीक है, करुण रस में क्या आएगा, शोक का पता चलेगा, कि उसको पढ़ने में पता लग रहा है कि हाँ वहाँ पे कैसा माहौल है, दुख और शोक, शोक का माहौल है। बहुत ही बुरा वहां पे कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है जिसकी वजह से वहां पे शोक मना हुआ है। जैसे हम किसी की डेथ हो जाती है तो वहां पे शोक मनाया जाता है, शोक सभा आयोजित की जाती है। ठीक वैसे ही इसमें भी पढ़ने के बाद हमें शोक का पता चलता है। ठीक है, हास्य रस में क्या होता है, जिन पंक्तियों को पढ़ के हंसी आ जाए, ठीक है, हंसी आ जाए, वो क्या कहलाती है, हमारी हमारी हास्य रस कहलाती है। ठीक है, फिर आ जाता है हमारा 5th नंबर पे रौद्र रस। रौद्र रस में क्या होता है, क्रोध उत्पन्न होता है, यानी गुस्सा आता है बहुत ज्यादा पढ़ने के बाद कि हाँ ये बहुत बेकार चीज है, तो क्या देगा, रौद्र रस। ठीक है, गुस्सा। शांत रस में वैराग्य मीन्स किसी से कोई चीज लेने देने का मतलब नहीं है, परमात्मा ही सब कुछ है, बस मेन चीज क्या होगी, मोह माया से तो कुछ त्यागना है, भगवान के पास जाना है। तो ये किसमें आ जाएगा, वैराग्य में आ जाता है। भयानक रस में क्या आता है, भय की स्थिति का पता लगता है, भय, ठीक है, यानी डर, डर का माहौल रहेगा। विभत्स रस में क्या आता है, घृणा। उनको पढ़ने के बाद क्या, मन के अंदर थोड़ी हीन भावना आ जाएगी, घृणा हो जाएगी किसी चीज को लेकर कि हाँ ये कितना बेकार, अच्छी, इस टाइप से। उसके बाद आ जाता है हमारा अद्भुत रस, जिसको पढ़ने के बाद मन में क्या आश्चर्य हो जाए, जैसे खुश हो जाता है, अरे वाह कितनी अच्छी बात है ना, शिट यार बहुत बुरा हुआ, हार गए, ऐसे करके अद्भुत रस में आ जाता है। उसके बाद आ जाता है हमारा वात्सल्य रस। वात्सल्य रस में क्या आता है, बालकों के प्रति बड़ों का प्रेम, यानी बच्चों के लिए जो बड़ों का प्रेम होता है, उसको हम किसमें दिखाते हैं, वात्सल्य रस में। ठीक है, इसके बाद लास्ट वाला जो है हमारा भक्ति रस, देव विषयक रति, मतलब इसमें देव को भगवान के प्रति प्रेम दिखाएगा। ठीक है, इन पंक्तियों को पढ़ने के बाद क्या पता चलेगा, देव विषयक रति। ठीक है, तो इसी के साथ सारे रस हमारे खत्म होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा प्रतिवेदन, टिप्पण और प्ररूपण हमारा कवर करेंगे। प्रतिवेदन, टिप्पण और प्ररूपण। तो देखो, सामान्यतः लेखन की अनेक पद्धतियां होती है। यहाँ हम कार्यालयों में प्रयोग में लाई जाने वाली विशेष पद्धतियों के बारे में पढ़ेंगे। इनमें प्रतिवेदन, टिप्पण तथा प्ररूपण लेखन प्रमुख है। इस पाठ में प्रमुख विषय है प्रतिवेदन क्या है, प्रतिवेदन लेखन की उपयोगिता, टिप्पण लेखन की उपयोगिता, फाइल कार्य में टिप्पण लेखन की प्रक्रिया, टिप्पणियों के प्रकार, प्ररूपण के लेखन का प्रयोजन, प्रतिवेदन, टिप्पण और प्ररूपण के स्वरूप में अंतर, विशिष्ट कार्यक्रमों के संदर्भ में प्रतिवेदन आदि लिखना आदि। ठीक है, तो अब सबसे पहले प्रतिवेदन पढ़ते हैं हम। प्रतिवेदन होता है क्या है, इसमें किसी घटना अथवा स्थिति आदि की जांच पड़ताल करके उनका विवरण प्रस्तुत किया जाता है। प्रतिवेदन का सवाल है, इसमें किसी घटना अथवा स्थिति आदि की जांच पड़ताल करके उनका विवरण प्रस्तुत करना। मेन अगर सिंपल लैंग्वेज में बोलूं तो एक तरीके से रिपोर्ट राइटिंग होती है, रिपोर्ट लिखनी होती है किसी भी घटना की। ठीक है, इसमें प्रतिवेदन के मुख्य तत्व आपको दे रखे हैं, ये आपको एक बार पढ़ लेने हैं। ठीक है, 4-5 पॉइंट दे रखे हैं, 6 पॉइंट दे रखे हैं, 6 के 6 पॉइंट आप पढ़ लोगे। इसके बाद यहाँ पे आ जाता है प्रतिवेदन लिखने की प्रक्रिया, किस तरीके से लिखना है। तो प्रतिवेदन लिखने का पहला चरण क्या है, सबसे पहले प्रतिवेदन प्रक्रिया का पहला चरण है संबंध विषय का गहन अध्ययन करते हुए उसके उद्देश्य को ध्यान में रखना। मतलब पूरे टॉपिक को अच्छी तरीके से पढ़ना है कि आप जो है किस चीज पे रिपोर्ट
तैयार कर रहे हो और उसका उद्देश्य क्या है। उद्देश्य के अनुरूप कार्य प्रक्रिया की रूपरेखा बनाना, मतलब जैसे भी उसका उद्देश्य, जो भी उसका लक्ष्य है, उसके अकॉर्डिंग एम जो भी है उस रिपोर्ट का, उसके अकॉर्डिंग काम करना है आपने। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रतिवेदन संबंधी विषय में संबद्ध तथ्यों, चित्र, सूचना, आंकड़ों आदि के प्रमाण एकत्रित करना, मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी पिक्चर्स, चित्र वगैरह है, आंकड़े वगैरह, उन सबको इकट्ठा करना है आपने। उसके बाद क्या है, अनेक लोगों से मिलकर तथा पक्ष विपक्ष के विचारों से अवगत होकर सूचना एकत्रित करना, मतलब जो उस लोग उस चीज के फेवर में है उससे मिलना है, और जो उसके खिलाफ है उससे भी मिलना है, उन लोगों से मिलना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सर्वेक्षण, सर्वेक्षण और साक्षात्कार आदि से प्राप्त सभी तथ्यों, आंकड़ों, प्रमाणों और विवरणों का विश्लेषण करते हुए उन्हें सारणीबद्ध करना है। मतलब अब जो आप जाके उनसे पक्ष विपक्ष की बातें करोगे, उनसे तथ्य कुछ निकल के आएंगे, कुछ आंकड़े निकल के आएंगे, उनको एक सीक्वेंस में लगाना है। उसके बाद लास्ट में क्या करना है आपको, निष्कर्ष और सिफारिश, सुझावों या अनुशंसाओं की रूपरेखा तैयार करते हुए एक कच्चा प्रारूप तैयार करना है। ठीक है। अंत में सभी संबंधित कागजातों को शामिल करते हुए मुख्य प्रतिवेदन का टंकण करा के व्यक्ति अथवा समिति के सभी सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत करना है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका टिप्पण लेखन। टिप्पण लेखन क्या होता है, कार्यालय हिंदी में इसका अर्थ बाहर से आने वाले पत्रों या प्रशासनिक मामलों पर कार्यवाही करने के उद्देश्य से फाइल पर टिप्पण लिखना होता है। विभिन्न कार्यालयों में कर्मचारी और अधिकारी टिप्पण के माध्यम से ही आपस में संवाद करते हैं। किसी संस्था या कार्यालय में कोई निर्णय किन परिस्थितियों तथा आधार पर लिया गया, तत्संबंधी क्या आदेश जारी किए गए, किस बात की मंजूरी दी गई, क्या शर्त तय की गए, तय हुए, इन सबका रिकॉर्ड रखना जरूरी है, इसलिए टिप्पणी लेखन का महत्व होता है। अब मेन क्या है, कोई भी लेटर वगैरह बाहर से आता है तो उसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है, पहले देखा जाता है वो आगे भेजने लायक है या नहीं। मेन मेन चीज उससे लिखी जाती है, उसको क्या बोला जाता है, टिप्पण बोला जाता है। ठीक है। फाइल के मुख्यतः दो भाग है, टिप्पण भाग और पत्राचार भाग, जिसके कच्चे रूप को प्रारूपण कहा जाता है। ठीक है। प्रारूपण आगे आएगा आपका। प्रारूपण क्या होता है, टिप्पण हाशिएदार कागज यानी कि हरी नोटशीट पर लिखी जाती है। टिप्पण भाग को फाइल के बाईं ओर नत्थी करके रखा जाता है। पत्राचार भाग फाइल के अंदर होता है। ठीक है। अब यहाँ पे फाइल पर टिप्पण लेखन की पद्धति किस तरीके से लिखा जाता है, मामले से संबंधित पिछले कागज पत्रों का सार, ठीक है, जो भी पिछला संबंधी होगा उसको सार यानी समरी टाइप में लिखा जाएगा। विचाराधीन मुद्दों का विवरण, जो भी विचाराधीन मुद्दे हैं उन सबको अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। आवधिक या प्रशासनिक मामलों पर कार्यवाही का सुझाव, फिर जो भी सुझाव होगा वो सुझाव आपको देना है। टिप्पण लेखन के प्रकार, तो एक होता है नियमित टिप्पण, इसमें क्या होता है, सामयिक या और रोजमर्रा के टिप्पण को नियमित टिप्पण कहते हैं। अब इसके जैसे अनुमोदन के लिए प्रस्तुत, आवश्यक कार्यवाही कर दी गई है, ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये नियमित टिप्पण कहलाता है। इसके बाद आ जाता है अन्य नियमित टिप्पण, दो स्तर पर प्रयोग में लाए जाते हैं। यह है सहायक स्तर और आधिकारिक स्तर। टिप्पण लिखते समय ध्यान रखने योग्य बात है, अब टिप्पण लिखते समय क्या चीजें आपको ध्यान में रखनी है, विचाराधीन पत्र या समस्या का समाधान होने की दिशा में उपयुक्त विकल्पों का प्रस्तुत करें। ठीक है। विषय और के अनुसार अनुच्छेदों में बांट कर लिखें। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, इससे क्या होगा, वो लंबा हो जाएगा। किसी भी साथी, कर्मचारी या व्यक्तिगत आक्षेप ना लगाएं। हमेशा सच्ची और तथ्यात्मक जानकारी दें। संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से विचार प्रस्तुत करें। ठीक है। संयंत्र भाषा का प्रयोग करें। मैं, हम, आप आदि के प्रयोग से बचे। अन्य पुरुष का प्रयोग करें। ठीक है, ये सारी चीजें करनी है, मैं, आप, हम, ये सब नहीं करना, अन्य पुरुष पे बात करनी है, जैसे वो। ठीक है, इस टाइप का। टिप्पण के अंत में दिनांक सहित हस्ताक्षर अथवा अध्याक्षर अवश्य करें। ठीक है। अब आ जाता है आपका प्रारूपण। प्रारूपण क्या होता है, इसका तात्पर्य है किसी भी पत्र के उत्तर का एक कच्चा रूप तैयार करना, अर्थात यदि किसी कार्यालय में कोई पत्र प्राप्त होता है तो उत्तर देने के लिए पत्र का एक मसौदा अर्थात कच्चा रूप तैयार किया जाता है। अनुमोदन के बाद वह पत्र बन जाता है। ठीक है। तो जो कच्चा रूप होता है पत्र का, उसी को क्या बोला जाता है, प्रारूपण बोला जाता है। सरकारी पत्र के समान प्रारूप में भी शीर्षक, पत्रा संख्या, दिनांक, प्रेषक, प्रस्तुति, विषय, संदर्भ, संबोधन, मूल तथ्य, स्वनिर्देश तथा हस्ताक्षर संलग्नों के की सूचना, पृष्ठांकन, संकेताक्षर और संबंधित लिपिक के हस्ताक्षर होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे प्रारूपण की क्या विशेषता है,
प्रारूपण तैयार करते समय पत्राचार के विभिन्न रूपों की जानकारी आवश्यक है। प्रारूप अपने में पूर्ण तथा पूर्णता विषय पर आधारित हो। अब देखो इसमें ना डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। प्रारूप, प्रारूपण क्या है, क्या हो, इसकी विशेषता क्या है, इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। टिप्पण और टिप्पणी में अंतर क्या होता है, ये ऐसे करके क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मैं आपको पीडीएफ बना के डाल दूंगा लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारी की सारी विशेषताएं लिखी हुई है, टाइम इतना नहीं है कि एक एक करके डिफाइन करूं, तो आप ये सारे के सारे पढ़ लीजिएगा। बाकी आगे जो हमारा टॉपिक है वो ग्राफ वाला है, उस पर भी चलते हैं। पहला चैप्टर नंबर 30 हमारा तालिका आरेख निर्माण, तो इसी में ग्राफ वगैरह आते हैं, तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे इस चैप्टर में। शॉर्ट शॉर्ट में समझाते चलूंगा तालिका वगैरह क्या होती है। देखो तालिका क्या होता है, एक तरीके से टेबल को बोला जाता है तालिका, तो इस तरीके से कोई भी चीज़ दे दी जाएगी आपको, ठीक है। तो ये सामान बता रखा है, इस साइड सामान लिखा है, उसकी मात्रा कितनी है इस साइड लिखा हुआ है, तो इसी को क्या बोलते हैं, टेबल बनाना, ठीक है। तालिका बनाना, तालिका काफी टाइप की हो सकती है, इस टाइप से आपको दिख रही होगी, ये इस टाइप की भी हो सकती है, ठीक है। बुक खोल लीजिएगा, बुक में मिल जाएगा, पीडीएफ आपको वेबसाइट से मिल जाएगा। उसके बाद आता है वृत्तीय चित्र, ठीक है। तो इसको एक तरीके से ऐसे सर्कुलर फॉर्म में दिखा दिया जाता है, ठीक है। निकालते कैसे है इसको, परसेंटेज वगैरह, इसके लिए आपको कंपास चाहिए रहेगा। तो प्रतिशत निकालने के लिए क्या करोगे आप, संख्या जिसका प्रतिशत ज्ञात करना, मान लो साइंस के 30 बच्चे हैं, ठीक है। 10 बच्चे कॉमर्स के हैं, 10 बच्चे आर्ट्स के, ठीक है। तो कितने टोटल बच्चे कितने हो गए, 50 हो गए, ठीक है। 50 टोटल बच्चे हो गए, टोटल 50 बच्चे हो गए। तो अब करते कैसे, निकालते कैसे, वो मैं आपको बताता हूँ अभी। साइज थोड़ा छोटा कर लूँ पहले। तो टोटल जो है आपके 50 बच्चे हैं, है ना। मेरे को साइंस का निकालना है, तो साइंस में कितने बच्चे थे, 30 बच्चे थे, ठीक है। इंटू में 100, जो भी टोटल होगा वो नीचे आएगा, ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 5 से मैं 100 काटूंगा 20 टाइम्स में, कट गया। तो 2 को मैं सिंपल 20 को मैं सिंपल 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना देगा, 60%, ठीक है। तो इस तरीके से करना होता है। और 10 का निकालूंगा तो 20% आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना होता है, ठीक है। और ये वाइड वेन डायग्राम जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। देखो वेन डायग्राम जो है थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, वेन डायग्राम से भी काफी बार क्वेश्चन आ जाता है। तो वेन डायग्राम क्या है, देखो एक सर्कल बना दिया मैंने, ठीक है। ये हो गया फल, ठीक है। फल के अंदर क्या क्या आता है, अंगूर आता है, अनार, केला हो गया, सेब हो गया। तो ये सारे के सारे किसमें आ गए, फल के अंदर आ गए, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे बता दिया भारतीय है, भारतीय चित्रकार मूर्तिकार। अब देखो इसमें पता कैसे चलेगा कि कौन सा क्या है। तो देखो सबसे पहले देखेंगे हम, पा क्या है, पा जो है सिर्फ क्या है, भारतीय है, ठीक है। मैं एक बी लिख देता हूँ, बी, चित्रकार के लिए सी लिख देता हूँ, मूर्तिकार के लिए एम लिख देता हूँ, ठीक है। इससे पता लग जाएगा कौन सा किसके लिए। तो अब मैं पा की बात करूँ तो पा क्या है, भारतीय है, सिर्फ भारतीय। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ भारतीय वाले सर्कल में आ रहा है, इतने में है ना भारतीय सर्कल, ठीक है। तो किस में आ रहा है, भारतीय में। जो इतने में चीज आएगी वो किस में हो गई, भारतीय में हो गई, ठीक है। तो ये भारतीय में कौन आ गया, पी आ गया, ठीक है। माँ किस में आ रहा है, मूर्तिकार में भी आ रहा है और भारतीय में भी आ रहा है। तो मूर्ति का माँ किस क्या हो गया, ये दोनों माँ हो गया, ठीक है। अब भा की बात करें तो भा तीनों में आ रहा है। देखो ये वाला सर्कल किसका है, मूर्तिकार का है। ये वाला सर्कल किसका है, चित्रकार का है। ये वाला सर्कल किसका है, भारतीय का है। तो क्या हो गया यहाँ पे, तो एक बार भा जो है वो तीनों चीजें। तो इस तरीके से जो है ना आपको करना होता है। तो ये सारा थोड़ा ध्यान दोगे ना तो आपको पता लग जाएगा। था क्या है, मूर्तिकार और चित्रकार दोनों है। ब क्या है, सिर्फ चित्रकार है, क्यों, क्योंकि वो सिर्फ इस सर्कल में है। ता क्या है, सिर्फ मूर्तिकार है। प क्या है, सिर्फ भारतीय है, ठीक है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है, थोड़ा सा आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। देखो तो भारतीय जो चित्रकार है, यहाँ पे क्वेश्चन कैसे पूछा, भारतीय जो चित्रकार है किंतु मूर्तिकार नहीं है, ठीक है। चित्रकार है लेकिन मूर्तिकार नहीं है। तो चित्रकार कौन है, भारतीय, और सीधा बोले भारतीय, भारतीय, भारतीय यानी कि ये वाला चित्रकार भारतीय चित्रकार यानी फा, फा हो गया ना। भा और माँ, फा और बा दोनों भारतीय चित्रकार है, लेकिन भा जो है वो मूर्तिकार भी है। तो फा जो है क्या होगा, भारतीय है लेकिन चित्रकार भी है, ठीक है। क्योंकि किस में आ रहे हैं, चित्रकार और भारतीय दोनों में आ रहे हैं, इसलिए फा हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या बोला है, चित्रकार जो ना तो भारतीय है और ना मूर्तिकार है, ये है, ठीक है। जो चित्रकार है ना भारतीय है ना मूर्तिकार है, ना मूर्तिकार है ना भारतीय है, तो कौन सा है सर, बा है। चित्रकार है, ना भारतीय है ना मूर्तिकार है। तो इस तरीके से आपको आंसर करना है, प्रैक्टिस करोगे थोड़ा सा तो हो जाएगा, ठीक है।
अ, तो ये हो गया हमारा। अरे इतनी जल्दी खत्म भी हो गया। इसमें मे भी थोड़ा सा ना कम दे रखा है पीडीएफ वेबसाइट से। मैं आपको दूसरी चीज पे दिखाता हूँ। अब जो है आपको ग्राफ जो है ग्राफ दिखाता हूँ मैं। ग्राफ कितने टाइप का, तो तालिका वगैरह हो गया। इसके बाद आ जाता है आपका वैन आरेख हो गया। वैन आरेख के बाद वे वृक्ष आरेख आ जाता है। सारी चीजें भी आपको दिखा दूंगा। प्रवाह चार्ट, सामग्री का मेन जो होता है आपका बार ग्राफ होता है। मैं बार ग्राफ ज्यादा आता है। ठीक है, बार ग्राफ कैसे बनता है, ऐसे करके बनता है डंडे टाइप में। ठीक है, ऐसे करके आपको लाइन दे दी जाएगी। ये हमारा वाई एक्सिस होता है, ये हमारा एक्स एक्सिस होता है। हिंदी में अक्ष बोलते हैं इसको। ठीक है, वाई अक्ष और एक्स अक्ष होता है। ठीक है, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारे के सारे, आपको एक बार आइडेंटिफाई करवा दूंगा। पीडीएफ को देख लेना, आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो इसी के साथ सारी चीज़ें खत्म होती है। मे भी आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो। फिर भी अगर कोई भी डाउट होता है तो कमेंट कर देना, या व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं बोलूँगा क्योंकि बहुत सारे मैसेज आ जा रहे हैं, मैं देख भी नहीं पा रहा। तो डायरेक्ट आप मुझे कॉल कर लीजिएगा, मैं आपकी कॉल का रिप्लाई कर दूँगा। और अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की, कौन-कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ अब, ठीक है? ये नोट्स जो है ना, ये नोट्स वाला पीडीएफ ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका। देखो, यहाँ पे अभी जिस पे मैंने टिक लगा रखे हैं, जैसे रैदास हो गया, ठीक है? तुलसीदास हो गया, मीराबाई हो गई, रहीम हो गया, एक पेड़ था और एक ठूठ, ये आपको करने हैं, ठीक है? जैसे रामधारी सिंह दिनकर, गजानंद उपाध्याय, क्रोध, इनके अंदर जो मेन है वो तो मैं डाल ही दूँगा। अगर आप इसको पढ़ना चाहते हो तो वैसे पढ़ सकते हो। और जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा उसमें से विराटा की पद्मिनी ज़रूर पढ़िएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इसमें से क्वेश्चन पक्का आएगा ही आएगा, ठीक है? और बचा पुस्तक का पढ़ लीजिएगा, पुस्तक का में से इसके भी नोट्स मैंने डाल दिए हैं, ये भी आप इसमें से पढ़ लीजिएगा। ये जितने भी टिक लगाए हैं ना, ये सारे के सारे आपको करने ही करने हैं। प्रतिवेदन, टिप्पण, प्रारूपण, इससे एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। भाव पलवल मैंने समझा दिया कैसे करना होता है। पत्र कैसे लिखें ये भी बता दिया है। पीढ़ियाँ और गठिया में से भी आ जाता है काफ़ी बार, ठीक है? कुटज हो गया, अनुराधा महादेवी, सूर्य त्रिपाठी निराला, ठीक है? ये सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इनमें जो पोएम्स है और पोएम्स के अंदर का जो मेन कंटेंट है ना, वो भी मैं आपको बता दूँगा कौन-कौन सा है। उसका पीडीएफ मिल जाएगा आपको, डिस्क्रिप्शन चेक कर लीजिएगा। अगर उस टाइम पे ना हुआ हो तो टेलीग्राम चैनल जॉइन कर लीजिएगा, थोड़ी देर बाद आपको वहाँ पे मिल जाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, हैव अ नाइस डे, स्टे ट्यून्ड विद एडू सेंटर दिल्ली।